इस वीडियो में हम रॉकेट के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। पहले रॉकेटों को तीरों के लिए प्रणोदन प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया गया था और शायद सोंग राजवंश चीन में 10वीं शताब्दी की शुरुआत में दिखाई दिया हो। हालांकि अधिक ठोस दस्तावेजी साक्ष्य 13वीं शताब्दी तक प्रकट नहीं होते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोल आक्रमणों के मद्देनज़र तकनीक संभवतः यूरेशिया में फैल गई। आधुनिक रॉकेटरी से पहले हथियारों के रूप में रॉकेटों का उपयोग चीन, कोरिया, भारत और यूरोप में प्रमाणित है। पहले रिकॉर्ड किए गए रॉकेट लॉन्चरों में से एक 1380 में मिंग राजवंश द्वारा निर्मित वाप नेस्ट फायर एरो लॉन्चर है। यूरोप में रॉकेट का इस्तेमाल उसी वर्ष चियोगिया की लड़ाई में भी किया गया था। कोरिया के जोसियन साम्राज्य ने 1451 तक एक प्रकार के मोबाइल मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जिसे मुंजोंग हवाचा के रूप में जाना जाता है। रॉकेट हुओलोंगजिंग से रॉकेट तीरों का सबसे पुराना ज्ञात चित्रण बायां तीर अग्नि तीर हुओजियान पड़ता है। मध्य एक ड्रैगन के आकार का तीर फ्रेम लोंगजिंग जियान जिया है और बायां एक पूर्ण अग्नि तीर हुओजियान क्वानशी है। हुओलोंगजिंग से दिव्य आग तीर स्क्रीन एक स्थिर तीर लांचर जिसमें एक सौर अग्नि बाण होते हैं। यह एक ट्रैप जैसी तंत्र द्वारा सक्रिय होता है, संभवतः व्हील लॉक डिजाइन का। एक मधुमक्खियों का घोंसला ये वो फैंग ये वो फंग तीर रॉकेट लॉन्चर जैसा कि वुबेईजी में दर्शाया गया है। इसे इसके षटकोण या छत्ते के आकार के कारण कहा जाता है। गुजो ओरी से एक हवाचा मैनुअल 1474 युद्ध में रॉकेटों का प्रयोग 15वीं शताब्दी तक पुराना हो गया था। युद्धों में रॉकेटों के उपयोग को लोहे के आवरण वाले रॉकेटों के निर्माण के साथ पुनर्जीवित किया गया, जिन्हें मैसूरियन रॉकेट के रूप में जाना जाता है, जिसे 18वीं शताब्दी के मध्य में माइसौर के भारतीय साम्राज्य में विकसित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा कॉपी किया गया था। बाद के मॉडल और सुधारों को कांग्रेव रॉकेट के रूप में जाना जाता था और नेपोलियन युद्धों में उपयोग किया जाता था। चीन पहले रॉकेट के आविष्कार की डेटिंग, जिसे अन्यथा बारूद चालित अग्नि तीर के रूप में जाना जाता है, विवादित है। गाने का इतिहास अलग अलग समय पर दो अलग अलग लोगों के आविष्कार का श्रेय देता है। 969 में फैंग जिशेंग और 1000 में तांग फू। हालांकि जोसेफ नीधम का तर्क है कि 12वीं शताब्दी से पहले रॉकेट मौजूद नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो जिंग ज़ोंगियाओ में सूचीबद्ध बारूद के सूत्र हैं रॉकेट प्रणोदक के रूप में उपयुक्त नहीं है। रॉकेट का उपयोग 1232 के रूप में किया गया हो सकता है, जब आग के तीरों और लोहे के बर्तन का वर्णन करते हुए रिपोर्टें दिखाई दी, जिन्हें 5 लीग 25 किलोमीटर या 15 मील तक सुना जा सकता था जब वे प्रभाव पर विस्फोट करते थे, जिससे 600 मीटर के दायरे में तबाही होती थी। 2000 फीट जाहिरा तौर पर छर्रे के कारण एक फ्लाइंग फायर लांस, जिसमें पुनः उपयोग करने योग्य बैरल थे, का भी उल्लेख जिन राजवंश 1115-1234 द्वारा किया गया था। 1245 के सैन्य अभ्यास में सोंग नेवी द्वारा रॉकेटों का उपयोग करने के लिए रिकॉर्ड किया गया है। आंतरिक दहन रॉकेट प्रणोदन का उल्लेख 1264 के संदर्भ में किया गया है, यह रिकॉर्ड करते हुए कि जमीन चूहा, एक प्रकार की आतिशबाजी, ने महारानी को डरा दिया था। मां गोंगशेंग अपने बेटे सम्राट लिजोंग द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक दावत में। इसके बाद 14वीं शताब्दी के मध्य में चीनी तोपखाने अधिकारी जियो यू द्वारा लिखित सैन्य ग्रंथ हुओलोंगजिंग में रॉकेट को शामिल किया गया, जिसे फायर ड्रेक मैनुअल के रूप में भी जाना जाता है। इस पाठ में पहले ज्ञात मल्टीस्टेज रॉकेट का उल्लेख है, पानी से निकलने वाला फायर ड्रैगन हुओलोंगचू शुई, जिसे चीनी नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया गया माना जाता है। 1380 में मिंग सेना द्वारा ततैया के घोंसले
के रूप में जाने जाने वाले रॉकेट लॉन्चर का आदेश दिया गया था। 1400 में मिंग के वफादार ली जिंगलोंग ने झू डी योंगल सम्राट की सेना के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। अमेरिकी इतिहासकार फ्रैंक एच. विंटर ने इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द प्रोसीडिंग्स ऑफ द 20th एंड 21st हिस्ट्री सिंपोसिया में प्रस्तावित किया कि दक्षिणी चीन और लाओटियन समुदाय रॉकेट फेस्टिवल ओरिएंट में रॉकेटरी के बाद के प्रसार में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रॉकेट प्रौद्योगिकी का प्रसार। मंगोल चीनी आग तीर को उत्तरी चीन में मंगोलों द्वारा अपनाया गया था, जिन्होंने चीनी रॉकेट विशेषज्ञों को मंगोल सेना में भाड़े के सैनिकों के रूप में नियुक्त किया था। माना जाता है कि रॉकेट 13वीं शताब्दी के मध्य में मंगोल आक्रमणों के माध्यम से यूरेशिया के अन्य क्षेत्रों में फैल गए थे। वर्ष 1241 में मोही की लड़ाई में रॉकेट जैसे हथियारों का इस्तेमाल होने की सूचना है। मध्य पूर्व 1270 और 1280 के बीच हसन अल रम्मा ने अपना अल फुरुसियाह व अल मनसीब अल हरबिया द बुक ऑफ मिलिट्री हॉर्समैनशिप एंड इंजीनियर्स वॉर डिवाइसेस लिखा, जिसमें 107 बारूद के व्यंजन शामिल थे, जिनमें से 22 रॉकेट के लिए हैं। अहमद वाई हसन के अनुसार अल रम्मा के व्यंजन उस समय चीन में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेटों की तुलना में अधिक विस्फोटक थे। अल रम्मा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली बारूद के हथियारों के लिए एक चीनी मूल को इंगित करती है, जैसे कि उन्होंने रॉकेट और फायर लांस के बारे में लिखा था। इब्न अल बैटा, स्पेन के एक अरब जो मिस्र में आकर बस गए थे, ने नमक को चीन की बर्फ अरबी थल्ज अल सिन के रूप में वर्णित किया। 1248 में अल बैटर की मृत्यु हो गई। पहले के अरब इतिहासकारों ने साल्ट पीटर को चीनी बर्फ और चीनी नमक कहा। अरबों ने रॉकेट को संदर्भित करने के लिए चीनी तीर नाम का इस्तेमाल किया। अरबों ने आतिशबाजी को चीनी फूल कहा, जबकि साल्ट पीटर को अरबों द्वारा चीनी हिमपात कहा जाता था। इसे ईरानियों द्वारा चीनी नमक, फारसी नमक आयनी कहा जाता था, या चीनी दलदल से नमक, नमक शिरा चुनी फारसी। भारत भाड़े के सैनिकों ने 1300 में भारत में हाथ से चलने वाले रॉकेट का इस्तेमाल करने के लिए दर्ज किया है। 14वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय भी युद्ध में रॉकेट का उपयोग कर रहे थे। माइसोर साम्राज्य ने 18वीं शताब्दी के दौरान एंग्लो माइसोर युद्धों के दौरान रॉकेट का इस्तेमाल किया था। कोरियाई साम्राज्य जोसियन ने 1374 में बारूद का उत्पादन शुरू किया और 1377 तक तोपों और रॉकेटों का उत्पादन कर रहा था। हालांकि मुंजोंग हवाचा के रूप में जाने जाने वाले कई रॉकेट लॉन्चिंग कार्ट 1451 तक दिखाई नहीं दिए। यूरोप में रोजर बेकन ने 1267 के अपने ओपस माजूस में बारूद का उल्लेख किया है। हालांकि 1380 चियोगिया की लड़ाई तक रॉकेट यूरोपीय युद्ध में शामिल नहीं थे। कॉनराड केसर ने 1405 के आसपास अपने प्रसिद्ध सैन्य ग्रंथ बिल फोर्टिस में रॉकेट का वर्णन किया। जीन फ्रोइसॉट c. 1337 c. 1405 के पास ट्यूबों के माध्यम से रॉकेट लॉन्च करने का विचार था, ताकि वे अधिक सटीक उड़ानें बना सकें। फ्रॉसेट का विचार आधुनिक बजूकर का अग्रदूत है। पुनर्जागरण युग यूरोप में दत्तक ग्रहण। 18वीं शताब्दी के इतिहासकार लुडोविको एंटोनियो मुराटोरी के अनुसार 1380 में चियोगिया में जेनोआ गणराज्य और वेनिस के बीच युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। ये अनिश्चित है कि क्या मुराटोरी अपनी व्याख्या में सही थे, क्योंकि संदर्भ बमबारी के लिए भी हो सकता है। लेकिन मुराटोरी व्यापक दावे का स्रोत है कि रॉकेट तोपखाने का सबसे पहले दर्ज किया गया यूरोपीय उपयोग 1380 तक है। कॉनराड केसर ने 1405 के आसपास अपने प्रसिद्ध सैन्य ग्रंथ बिल फोर्टिस में रॉकेट का वर्णन किया। केसर 3 प्रकार के रॉकेट
तैराकी, मुक्त उड़ान और कैप्टिव का वर्णन करता है। बेलिकोरम इंस्ट्रूमेंटोरम लिबर सी 1420 में जोएन्स डी फोंटाना ने कबूतर के आकार में उड़ने वाले रॉकेट, खरगोश के आकार में रॉकेट चलाने और 3 रॉकेटों द्वारा संचालित एक बड़ी कार, साथ ही साथ एक बड़े रॉकेट टारपीडो का वर्णन किया। समुद्री दानव 16वीं शताब्दी के मध्य में कॉनराड हास ने एक किताब लिखी जिसमें रॉकेट प्रौद्योगिकी का वर्णन किया गया था जो आतिशबाजी और हथियार प्रौद्योगिकियों को जोड़ती है। यह पांडुलिपि 1961 में सिबियू पब्लिक रिकॉर्ड्स वरिया 2374 में खोजी गई थी। उनका काम मल्टी स्टेज रॉकेटों की गति के सिद्धांत, तरल ईंधन का उपयोग करने वाले विभिन्न ईंधन मिश्रणों से संबंधित था और डेल्टा आकार के पंख और घंटी के आकार के नोजल पेश किए गए थे। रॉकेट नाम इटालियन रोएट्टा से आया है, जिसका अर्थ है बॉबिन या छोटा स्पिंडल, जो बॉबिन या स्पूल के आकार में समानता के कारण दिया जाता है, जो एक कताई चक्र को खिलाए जाने वाले धागे को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। 1557 में प्रकाशित रॉकेट आर्टिलरी पर एक किताब में लियोनहार्ड फ्रोन्सबर्गर द्वारा 16वीं शताब्दी के मध्य में जर्मन में इतालवी शब्द अपनाया गया था, जिसमें स्पेलिंग रॉकेट का उपयोग किया गया था, और कॉनराड हास द्वारा रैकेट के रूप में अंग्रेजी में गोद लेने की तारीख का 1610 माना जाता है कि एक जर्मन आतिशबाजी निर्माता जोहान श्मिडलेप ने 1590 में मंचन के साथ प्रयोग किया था। इतिहास लगारी हसन सेलेबी एक महान ओटोमन एविएटर थे, जिन्होंने एवलिया सेलेबी द्वारा लिखे गए एक खाते के अनुसार एक सफल मानवयुक्त रॉकेट उड़ान भरी। एवलिया सेलेबी ने कथित तौर पर कहा कि 1633 में लगारी हसन सेलेबी ने इस्तांबुल में टोपकापी पैलेस के नीचे के बिंदु सरायबनु से 50 ओका 63.5 किग्रा या 140 एलबीएस बारूद का उपयोग करके 7 पंख वाले रॉकेट में लॉन्च किया। सीमेनोविच आर्टिस मैग्ने आर्टिलरिया पाज प्राइमा ग्रेट आर्ट ऑफ आर्टिलरी द फर्स्ट पार्ट, जिसे द कंप्लीट आर्ट ऑफ आर्टिलरी भी कहा जाता है, पहली बार 1650 में एम्स्टर्डम में छपा, 1651 में फ्रेंच में अनुवाद किया गया, 1676 में जर्मन, अंग्रेजी और 1729 में डच और 1963 में पोलिश। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक पोलिश लिथुआनियाई कॉमनवेल्थ रईस काज़िमिर सिएमिएनोविच का यह काम यूरोप में एक बुनियादी तोपखाने के मैनुअल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पुस्तक ने रॉकेट, आग के गोले और अन्य आतिशबाजी बनाने वाले उपकरणों के निर्माण के लिए मानक डिजाइन प्रदान किए। इसमें रॉकेट के कैलिबर, निर्माण, उत्पादन और गुणों, सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए पर एक बड़ा अध्याय शामिल है, जिसमें मल्टी स्टेज रॉकेट की बैटरी और डेल्टा विंग स्टेबलाइजर्स वाले रॉकेट सामान्य मार्गदर्शक छड़ के बजाय शामिल हैं। भारतीय मैसूरियन रॉकेट 1792 में पहले लोहे के आवरण वाले रॉकेटों को सफलतापूर्वक विकसित किया गया था और टीपू सुल्तान, मैसूर साम्राज्य, भारत में के शासक द्वारा एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। अंग्रेजों ने तब प्रौद्योगिकी में सक्रिय रुचि ली और 19वीं शताब्दी के दौरान इसे और विकसित किया। इस अवधि के मैसूर रॉकेट अंग्रेजों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत थे, मुख्यतः प्रणोदक को पकड़ने के लिए लोहे की नलियों के उपयोग के कारण। इसने मिसाइल के लिए उच्च थ्रस्ट और लंबी दूरी 2 किलोमीटर रेंज तक को सक्षम किया। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की हार और मैसूर लौह रॉकेटों पर कब्जा करने के बाद वे ब्रिटिश रॉकेट विकास में प्रभावशाली थे, जो कांग्रेव रॉकेट को प्रेरित करते थे, जिसे जल्द ही नेपोलियन युद्धों में उपयोग में लाया गया था। 19वीं सदी के बारूद रॉकेट तोपखाने विलियम कांग्रेव 1772-1828 रॉयल शस्त्रागार वुलविच
लंदन के नियंत्रक के पुत्र इस क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। 1801 से कांग्रेव ने माइसौर रॉकेटों के मूल डिजाइन पर शोध किया और आर्सेनल की प्रयोगशाला में एक जोरदार विकास कार्यक्रम शुरू किया। 50 कांग्रेव ने एक नया प्रणोदक मिश्रण तैयार किया और शंक्वाकार नाक के साथ एक मजबूत लोहे की ट्यूब के साथ एक रॉकेट मोटर विकसित की। इस प्रारंभिक कांग्रेव रॉकेट का वजन लगभग 32 पाउंड 14.5 किलोग्राम था। रॉयल आर्सेनल का ठोस ईंधन रॉकेट का पहला प्रदर्शन 1805 में हुआ था। रॉकेटों का प्रभावी ढंग से नेपोलियन युद्धों और 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था। कांग्रेव ने रॉकेटरी पर 3 पुस्तकें प्रकाशित की। 51 इसके बाद सैन्य रॉकेटों का उपयोग पूरे पश्चिमी दुनिया में फैल गया। 1814 में बाल्टीमोर की लड़ाई में रॉकेट पोत HMS एरेबस द्वारा फोर्ट मैकहेनरी पर दागे गए रॉकेट द स्टार स्पैंगल्ड बैनर में फ्रांसिस स्कॉट की द्वारा वर्णित रॉकेट की लाल चमक का स्रोत थे। 52 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में भी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती रॉकेट बहुत गलत थे। कताई या किसी नियंत्रित फीडबैक लूप के उपयोग के बिना उनके पास अपने इच्छित पाठ्यक्रम से तेजी से दूर होने की प्रबल प्रवृत्ति थी। प्रारंभिक मैसूरियन रॉकेट और उनके उत्तराधिकारी ब्रिटिश कांग्रेव रॉकेट ने रॉकेट के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए इसे कठिन बनाने के लिए एक रॉकेट के अंत आधुनिक बोतल रॉकेट के समान के अंत में एक लंबी छड़ी जोड़कर वीर को कुछ हद तक कम कर दिया। कांग्रेव रॉकेटों में सबसे बड़ा 32 पौंड 14.5 किलो शव था, जिसमें 15 फुट 4.6 मीटर की छड़ी थी। मूल रूप से छड़ें किनारे पर लगाई गई थीं, लेकिन बाद में इसे रॉकेट के केंद्र में माउंट करने के लिए बदल दिया गया। ड्रैग को कम करने और रॉकेट को पाइप के एक खंड से अधिक सटीक रूप से निकाल दिया गया। 1815 में अलेक्जेंडर दिमित्रिच ज़ासिडको 1779-1837 ने सैन्य बारूद रॉकेट विकसित करने पर अपना काम शुरू किया। उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जिसने साल्वो में रॉकेट दागने की अनुमति दी, एक बार में 6 रॉकेट और बंदूक रखने वाले उपकरण। ज़ासिडको ने रॉकेट हथियारों के सैन्य उपयोग के लिए एक रणनीति का विस्तार किया। 1820 में ज़ासिडको को पीटर्सबर्ग आर्मरी, ऑक्टेंस की पाउडर फैक्ट्री, आतिशबाजी प्रयोगशाला और रूस में पहला सबसे बड़ा आर्टिलरी स्कूल का प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक विशेष रॉकेट कार्यशाला में रॉकेट उत्पादन का आयोजन किया और इंपीरियल रूसी सेना में पहली रॉकेट ओप इकाई का गठन किया। पोलैंड साम्राज्य के आर्टिलरी कप्तान जोसेफ बेम 1794-1850 ने उस समय के पोलिश राका कोंग्रेवस्का में कहे जाने वाले प्रयोगों के साथ प्रयोग शुरू किया। इनकी परिणति उनकी 1819 की रिपोर्ट नोट्स सुर लेस फ्यूज इंसेंडियरिस जर्मन संस्करण एरफ्रुंगेन उबर डाई कॉन्ग्रेविस्चन ब्रांड राकेटेन बिस जुम जहरे 1819 इन डेर कोनिग्लिचे पोलनिश्चन आर्टिलरी गैसमेल्ट वीमर 1820 में हुई। अनुसंधान वार्सॉ शस्त्रागार में हुआ, जहां कप्तान जोसेफ कोसिंस्की ने घोड़े की तोपखाने की बंदूक गाड़ी से अनुकूलित कई रॉकेट लॉन्चर भी विकसित किए। 1822 में गठित प्रथम रॉकेटियर कोर, इसने पहली बार पोलिश रूसी युद्ध 1830-31 के दौरान युद्ध देखा। 1844 में सटीकता में बहुत सुधार हुआ जब विलियम हेल 56 ने रॉकेट डिजाइन को संशोधित किया ताकि जोर थोड़ा वैक्ट हो, जिससे रॉकेट एक बुलेट की तरह यात्रा की धुरी के साथ घूम सके। हेल ने रॉकेट स्टेक की आवश्यकता को हटा दिया, कम वायु प्रतिरोध के कारण आगे की यात्रा की, और कहीं अधिक सटीक था। 1865 में ब्रिटिश कर्नल एडवर्ड मोनिया बॉक्सर ने एक ट्यूब में 2 रॉकेटों को एक दूसरे के पीछे रखकर कांग्रेव रॉकेट का एक उन्नत संस्करण बनाया। 20वीं सदी के शुरुआती रॉकेट अग्रदूत
20वीं शताब्दी की शुरुआत में जूल्स वर्ने और H.G. वेल्स जैसे कथा लेखकों की रचनात्मकता के साथ साथ रूसी ब्रह्मांडवाद जैसे दार्शनिक आंदोलनों के कारण अंतर्ग्रहीय यात्रा में वैज्ञानिक जांच का एक विस्फोट हुआ था। वैज्ञानिकों ने रॉकेट पर एक ऐसी तकनीक के रूप में कब्जा कर लिया जो वास्तविक जीवन में इसे हासिल करने में सक्षम थी। एक संभावना जिसे पहली बार 1861 में विलियम लीच ने मान्यता दी थी। 1903 में हाई स्कूल के गणित के शिक्षक कॉन्स्टेंटिन असोलकोवस्की 1857-1935 वर्ने और कॉस्मिज्म से प्रेरित ने द एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉस्मिक स्पेस बाय मीन्स ऑफ रिएक्शन डिवाइसेस प्रकाशित किया, जो पहला गंभीर वैज्ञानिक कार्य था। अंतरिक्ष यात्रा पर tsiolkovsky रॉकेट समीकरण वो सिद्धांत जो रॉकेट प्रणोदन को नियंत्रित करता है का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, हालांकि इसे पहले खोजा गया था। tsiolkovsky को इस सवाल पर लागू करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है कि क्या रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक गति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने प्रणोदक के लिए तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उपयोग की भी वकालत की। उनके अधिकतम निकास वेग की गणना की। सोवियत संघ के बाहर उनका काम अनिवार्य रूप से अज्ञात था, लेकिन देश के अंदर इसने 1924 में आगे के शोध प्रयोग और सोसाइटी फॉर स्टडीज ऑफ इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल के गठन को प्रेरित किया। 1912 में रॉबर्ट एसनॉल्ट पेल्टेरी ने एक व्याख्यान प्रकाशित किया, रॉकेट सिद्धांत और अंतर्ग्रहीय यात्रा पर। उन्होंने स्वतंत्र रूप से tsiolkovsky के रॉकेट समीकरण को व्युत्पन्न किया, चंद्रमा और ग्रहों के चक्कर लगाने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बारे में बुनियादी गणना की, और उन्होंने एक जेट ड्राइव को शक्ति देने के लिए परमाणु शक्ति यानी रेडियम के उपयोग का प्रस्ताव दिया। 1912 में रॉबर्ट गोडार्ड एक से प्रेरित H.G. वेल्स द्वारा कम उम्र में और विज्ञान में उनकी व्यक्तिगत रुचि से रॉकेटों का एक गंभीर विश्लेषण शुरू किया। यह निष्कर्ष निकाला कि पारंपरिक ठोस ईंधन रॉकेटों को 3 तरीकों से सुधारने की आवश्यकता है। सबसे पहले, उच्च दबाव का सामना करने के लिए पूरे प्रणोदक कंटेनर के निर्माण के बजाय ईंधन को एक छोटे दहन कक्ष में जलाया जाना चाहिए। दूसरा, रॉकेट को चरणों में व्यवस्थित किया जा सकता है। अंत में डी-लावल नोजल का उपयोग करके निकास गति और इस प्रकार दक्षता को ध्वनि की गति से परे तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने 1914 में इन अवधारणाओं का पेटेंट कराया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से रॉकेट उड़ान के गणित को भी विकसित किया। गोडार्ड ने 1914 से ठोस प्रणोदक रॉकेट विकसित करने पर काम किया और प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले युद्धविराम पर हस्ताक्षर करने से केवल 5 दिन पहले अमेरिकी सेना सिग्नल कोर के लिए एक हल्के युद्धक्षेत्र रॉकेट का प्रदर्शन किया। उन्होंने 1921 में तरल प्रणोदक रॉकेट विकसित करना भी शुरू किया, फिर भी जनता ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी गोडार्ड ने एक छोटे से तरल ईंधन वाले रॉकेट को अकेले विकसित किया और उड़ाया। उन्होंने 214 पेटेंट के लिए तकनीक विकसित की, जिसमें से 212 उनकी पत्नी ने उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी नौसेना अधिकारी और आविष्कारक यविस ले प्रियूर ने बाद में एक अग्रणी स्कूबा डाइविंग उपकरण बनाने के लिए हवा से हवा में ठोस ईंधन रॉकेट विकसित किए। इसका उद्देश्य जर्मन तोपखाने द्वारा उपयोग किए जाने वाले अवलोकन कैप्टिव गुब्बारे, जिसे सॉसेस या ड्रेचेन कहा जाता है, को नष्ट करना था। ये बल्कि कच्चे काले पाउडर, स्टील टिप वाले आग लगाने वाले रॉकेट, रग्गरी स्पष्टीकरण की जरूरत द्वारा बनाए गए का परीक्षण पहले एक वोइसिन विमान से किया गया था, जो एक तेज पिकार पिकटेट स्पोर्ट्स कार पर विंग बोल्ट था और फिर वास्तविक विमान पर लड़ाई में इस्तेमाल किया गया था। एक विशिष्ट लेआउट एक न्यूपोर्ट विमान के इंटरपिन स्ट्रट्स पर लगाए गए 8 विद्युत रूप से
निकाल दिए गए ले प्रियूर रॉकेट थे। यदि पर्याप्त रूप से कम दूरी पर दागा जाता है तो ल प्रायर रॉकेटों का प्रसार काफी घातक साबित होता है। बेल्जियन एस विली कॉपेंस ने दावा किया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दर्जनों ड्रेचेन मारे गए थे। 1920 में गोडार्ड ने अपने विचारों और प्रयोगात्मक परिणामों को ए मेथड ऑफ रीचिंग ए एक्सट्रीम एल्टीट्यूड में प्रकाशित किया। काम में चंद्रमा पर एक ठोस ईंधन रॉकेट भेजने के बारे में टिप्पणी शामिल थी, जिसने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया और दोनों की प्रशंसा और उपहास किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक संपादकीय ने सुझाव दिया, वो प्रोफेसर गोडार्ड क्लार्क कॉलेज में अपनी कुर्सी और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के चेहरे के साथ प्रतिक्रिया के लिए कार्रवाई के संबंध को नहीं जानता है और एक वैक्यूम से बेहतर कुछ होने की आवश्यकता है जिसके खिलाफ प्रतिक्रिया करनी है कहने के लिए यह बेतुका होगा। निश्चित रूप से वो केवल हाई स्कूलों में प्रतिदिन ज्ञान की कमी महसूस करता है। न्यूयॉर्क टाइम्स 13 जनवरी 1920-1923 में जर्मन हरम ओबथ 1894-1989 ने डाय राकेटे जू डैन प्लैनेटेन रोमैन द रॉकेट इन प्लैनेटरी स्पेस प्रकाशित किया, जो उनके डॉक्टरेट थीसिस का एक संस्करण था। जब म्यूनिक विश्वविद्यालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था, 1929 में उन्होंने एक पुस्तक वेगे जूर रमसचिफाहट वेज टू स्पेस फ्लाइट प्रकाशित की और थोड़े समय के लिए एक बिना कूल्ड तरल ईंधन वाले रॉकेट इंजन को स्टैटिक फायर किया। 1924 में सियोल्कवस्की ने कॉस्मिक रॉकेट ट्रेन्स में मल्टी स्टेज रॉकेट्स के बारे में भी लिखा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।